हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द करेक्ट एंड कंप्लीट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने बैलेंसिंग सीख ली थी। तो अगर हमने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है तो क्या हमारा काम ख़त्म हो जाता है? क्या वो एक सही तरीका है एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का, और क्या वो एक कंप्लीट तरीका है? क्या हमें सिर्फ बैलेंसिंग करके इक्वेशन को छोड़ देना है और कह देना है ये तो सही तरीका है उस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का? तो नहीं, हमें बैलेंसिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये तीन आप जो रिएक्शंस देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक करेक्ट एंड कंप्लीट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो ये एक करेक्ट एंड कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस है। यहाँ बैलेंसिंग तो है, देखो जितने Mg एटम्स यहाँ हैं उतने ही Mg एटम्स यहाँ हैं, जितने ऑक्सीजन एटम्स यहाँ रिएक्टेंट साइड पर है उतने ही ऑक्सीजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पर है। तो ऑल दीज थ्री रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। लेकिन बैलेंसिंग के साथ हमने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है? यहाँ हमने उस एलिमेंट की, इन मॉलिक्यूल्स की, इन कंपाउंड्स की हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, इनकी फिजिकल स्टेट्स को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। देखो Mg एक एलिमेंट है, वो सॉलिड स्टेट में होगा। O2 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि O2 एक गैस होती है। प्रोडक्ट क्या बना? MgO। तो ये हमने जब रिएक्शन की तो जब हमें ये प्रोडक्ट मिला तो हमने देखा कि ये तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख पाए कि MgO हमें सॉलिड स्टेट में मिला है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 ने H2O के साथ रिएक्शन की तो ग्लूकोज बना प्लस O2 गैस एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हुई और H2O भी बना। तो CO2 गैस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या स्टेट है इसकी? गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है ये। H2O, यहाँ ये जो H2O है ये हमने वाटर लिया है और इसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। कुछ केसेस में, कुछ रिएक्शंस में H2O को हम एज अ स्टीम यूज़ करते हैं और वहाँ हम उसकी जो स्टेट होती है, जब हम इसको स्टीम की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हम वहाँ उसकी स्टेट गैसियस स्टेट लिखते हैं। फिर हमें मिला ग्लूकोज, ये हमें एक्वस सोल्यूशन में मिला। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस क्या होता है? देखो एक्वस कोई भी कंपाउंड जो वाटर के साथ प्रेजेंट होता है एज अ सोल्यूशन, मतलब उसके अंदर पानी है, वह वाटर के अंदर प्रेजेंट है और एक सोल्यूशन बना रहा है, तब हम कहते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। अगर उसमें वाटर नहीं है, हमने उसमें उसको पानी के अंदर नहीं डाला, ठीक है, तो वो अपनी जो भी नॉर्मल स्टेट होगी उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे नॉर्मल हम ग्लूकोज वाटर कैसे बनाते हैं? पहले हमारे पास ग्लूकोज का जो पैकेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? उसमें ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में होता है, राइट। जब हमने उसको पानी में डाल दिया तो अब उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? एक्वस स्टेट हो जाएगी। तो एक्वस स्टेट का मतलब है कि कंपाउंड को हमने पानी के अंदर डाल दिया है और अब पानी के साथ वो एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट है। O2 हमने पढ़ा है एज अ गैस जो है प्रेजेंट होती है और H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। सेम CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, CH3OH, यहाँ जब हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया तो हमने देखा ये तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। अच्छा, अब इन एक फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हमने यहाँ एरो के नीचे और ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई की। यहाँ हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि ये रिएक्शन किस प्रेशर पर हो रही है। यहाँ हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, आई मीन जब हम फिज़िकल स्टेट्स को स्पेसिफाई कर देते हैं और एरो के ऊपर या नीचे हम स्पेसिफाई कर देते हैं रिएक्शन की कंडीशंस एंड वो सारे कंपाउंड्स जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है,
तब हम एक सही तरीका लिखते हैं और एक कंप्लीट वे में लिखते हैं उस केमिकल इक्वेशन को। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम यहाँ पे इनकी फिज़िकल स्टेट्स को स्पेसिफाई करें, आप उसको लीव भी कर सकते हो, क्योंकि हमेशा आपको पता नहीं होगा, आप कैसे बताओगे ये तो चलो अल्कोहल है, ये तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगी, बट आप हर जगह नहीं स्पेसिफाई कर सकते हर एक कंपाउंड की, हर एक मॉलिक्यूल की स्टेट को, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट आपको इस एरो के नीचे ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस है, जिन कंडीशंस पर वो रिएक्शन होती है, जैसे कि 340 atm के प्रेशर पे हो रही है, इसका कुछ अगर टेम्परेचर होगा जिस पर ये होती है, तो हमें वो भी यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी रिएक्शन कंडीशंस, वो रिएक्शन कंडीशंस जिसके बगैर ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। So, what is the correct and complete way of writing a chemical equation? First, balanced chemical equation with correct formulas of compounds or molecules or elements taking part in the chemical reaction. First priority हमारी रहेगी कि हम सही formulas लिखें रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, और हम बैलेंसिंग भी सही करें। सेकेंड, हमें फिजिकल स्टेट स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। तो 4 टाइप की फिजिकल स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है, एक्वस स्टेट होती है। मैंने एक्वस स्टेट के बारे में आपको बताया कि जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एज अ सोल्यूशन इन वाटर प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब केमिकल फार्मूलाज के बाद हम इनको फिजिकल स्टेट लिखते हैं और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये एक तरीका है फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने का। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर एक रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स के बारे में लिखो। बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड चीज़, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर जगह H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ देखो H2O गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ हमने H2O को एज अ स्टीम यूज़ किया है, हमने यहाँ वाटर को एज अ स्टीम यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ गैस स्टेट लिखी है। थर्ड जो नेसेसरी कंडीशन है स्पेसिफाई करने की, वो है कि आपको जो रिएक्शन कंडीशंस है वो आपको बतानी पड़ेगी। टेम्परेचर बताना पड़ेगा, किस टेम्परेचर पे हो रही है। देखो कुछ रिएक्शन सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, तो अगर है कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे हेबर्स प्रोसेस है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, तो वो आपको बताना पड़ता है कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, इस प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है, और ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में यूज़ हुआ है। हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट नहीं होता, बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब अगर कैटलिस्ट ऐड नहीं करोगे तो वो रिएक्शन होगी, बट वो ज़्यादा टाइम लेगी एज़ कम्पेयर टू जब आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है उस टाइम से। मतलब कैटलिस्ट ऐड कर दोगे तो अब रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे, पर कैटलिस्ट ऐड नहीं करोगे तो रिएक्शन जो है धीरे धीरे होगी, तो प्रोडक्ट्स जो है धीरे धीरे बनेंगे। तो अगर कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ सर्टेन कैटलिस्ट हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि हम हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं एरो के ऊपर या नीचे कहीं भी आप लिख सकते हो कि हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है कि नहीं। तो दो जो चीज़ें हमें नेसेसरी है करनी, वो है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है एंड हमें केमिकल फार्मूलाज केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स वो सही लिखने हैं। सेकेंड चीज़, आप कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन स्पेसिफाई कर दो अगर है तो। अगर कोई रिएक्शन भाई इसी टेम्परेचर पे होगी या इस रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगी, इस रेंज ऑफ प्रेशर पे होगी, इसी प्रेशर पे होगी, या ये हमने कैटलिस्ट यूज़ किया इस रिएक्शन के लिए, तो वो आपको एरो के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे एज सच इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं हैं, बट यहाँ हमने प्रेशर रिप्रेजेंट किया है ना। इट मीन्स कि ये रिएक्शन इस प्रेशर पे हो रही है। इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस हमने रिप्रेजेंट की यहाँ पर, राइट।
एंड ये अब फिज़िकल स्टेट्स लिखो चाहे ना लिखो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप हर एक रिएक्शन के लिए आप नहीं बता सकते कि वहाँ पर उन कंपाउंड्स की, उन मॉलिक्यूल्स की क्या फिज़िकल स्टेट है। ये तो आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी, ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, वहाँ से पता चलेगा। हाँ, बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जैसे कि इतना तो हमें पता है कि H2 हमेशा गैसियस फॉर्म में रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहेगी, अल्कोहल तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ हमने वाटर यूज़ किया है। अब यहाँ हमें पता है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, बट यहाँ हमने वाटर किस फॉर्म में यूज़ किया है, गैस की फॉर्म में। तो यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाती हैं कि वाटर किस रिएक्शन में गैसियस फॉर्म में यूज़ किया गया है और किस रिएक्शन में लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया है। इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है रिप्रेजेंट करना फिज़िकल स्टेट, आप उसको लीव भी कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो बहुत सारी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में मैंने यहाँ लिखी है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर रिडक्शन होता है। कुछ और टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम धीरे धीरे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ 2 ही टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो से याद रखो आउट, मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट का इवॉल्वमेंट होता है, मतलब हीट बाहर निकलती है, मतलब प्रोडक्ट के साथ हमें हीट भी मिलती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट का प्रोडक्शन होना, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ आपको क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। इट मीन्स टेस्ट ट्यूब जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी वैसे वैसे उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ही इवॉल्व हो। मैक्सिमम रिएक्शंस में हीट जो है बनती है, बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ हम सिंपली, मतलब एनर्जी जहाँ रिलीज़ होती है। तो अगर कोई कहे कि भाई एनर्जी रिलीज़ हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, इट मीन्स वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि हीट क्या है? हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम रिएक्शंस में वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? हीट की फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है आपकी मीथेन, गैस है, गैसियस स्टेट हमने रिप्रेजेंट कर दी। जहाँ भी वर्ड आपको मिल जाए केमिस्ट्री में, बर्निंग, किसी कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो CO2 गैस आपका प्रोडक्ट होता है, प्लस आपका जो है H2O रिलीज़ होता है। अब यहाँ किस फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, है ना, भाप की फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ लिखा गैसियस स्टेट प्लस हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप सिंपली एक तरीका लिखोगे, एक सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो वो होगा रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट, इसलिए हमने यहाँ हीट लिखा। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपका ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करता है? O2 के साथ, और आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? CO2 मिलता है, H2O मिलता है, प्लस एनर्जी। अब यहाँ एनर्जी मिलती है, तो ये भी एक क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो जो खाद हम बनाते हैं, जो हम मैन्योर बनाते हैं, वहाँ पे कौन सी, वहाँ पे भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना। तो वो भी क्या है? एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गई? ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें हीट को देना पड़ता है, हीट
वो यूज़ करती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। रिएक्शंस इन विच हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी या हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ, पर यहाँ रिएक्टेंट के साथ साथ हमें हमें हीट भी, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। जैसे एग्जाम्पल है CaCO3 जो सॉलिड स्टेट में है, जब हम उसको हीट करेंगे, हम इस सॉलिड कंपाउंड को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस को जो है रिलीज करेगा। अब देखो, आप चाहे तो इस हीट को यहाँ लिख सकते हो, मतलब जो जिस भी फॉर्म में आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी लिखो, लेकिन यहाँ हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ हीट लिख देंगे, तो प्लस हीट यहाँ लिख दो या फिर इस एरो पे आप लिख दो, बात सेम है। कंडीशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने यहाँ हीट प्रोवाइड की है, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी या फिर हीट बाहर निकलती है, मतलब प्रोडक्ट के साथ निकलती है, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें रिएक्टेंट के साथ साथ हीट भी देनी पड़ती है, या रिएक्टेंट को ही हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन होना, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी एक तरीके से क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो यहाँ दो रिएक्टेंट है, यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, यहाँ एक प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। देखो इस 2 का मतलब मैंने बताया है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं H2 के, पर एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही तो बन रहा है ना। अगर यहाँ प्लस में कुछ होता, इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एक नहीं, मान लो यहाँ कुछ भी होता, X होता, मान लो कुछ भी X, इट मीन्स यहाँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही रिलीज होता है। ये कुछ नाम है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। जब CaO सॉलिड स्टेट में है हम इसको क्विक लाइम या सिंपली लाइम बोलते हैं। यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस बना है, ये एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, हम इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अब देखो यहाँ हीट भी रिलीज हुई, देखो अब ये क्या है, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट तो सिर्फ यही रिलीज हुआ है ना, एक ही टाइप ऑफ, या हीट भी प्लस में, मतलब ये तो एनर्जी है ना, ये कोई कंपाउंड तो नहीं है, ये कोई फॉर्मूला केमिकल कंपाउंड या केमिकल मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, ये तो बस एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ प्रोडक्ट तो एक ही टाइप ऑफ रिलीज हुआ है पर उसके साथ साथ हीट रिलीज हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में। अब देखो कोई डिकम्पोज होना मतलब एक कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा रिएक्टेंट होगा, कोई बहुत बड़ा सा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स में। इससे तो वो सिंपल ही होंगे, इससे तो वो थोड़े छोटे होंगे और लेस कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे फेरस सल्फेट की जब हम हीटिंग करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, अब ये क्या हो गई, एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ हमने हीट प्रोवाइड की है ना, ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो रहा है Fe2O3। तो ये सब क्या है, इससे तो मतलब एक ही रिएक्टेंट, एक ही टाइप ऑफ रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब
डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। उस रिएक्टेंट को हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, टूटने के लिए। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं? हीट की फॉर्म में। यहाँ हमने एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की? हीट की फॉर्म में। अच्छा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी हीट की फॉर्म में देनी पड़े उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ हमें एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ती है? सनलाइट की फॉर्म में। ऐसी रिएक्शंस को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो वो डिकम्पोज होगा सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस में, है ना, सिल्वर एलिमेंट में प्लस क्लोरीन गैस में। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। क्यों? क्योंकि ये टूट जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो एक तो आपको सिल्वर एलिमेंट मिल रहा है और सिल्वर एलिमेंट का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। इसलिए बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वाइट होता है, ठीक है। ये एक सॉलिड कंपाउंड होता है। आप उसको धूप में जाके रखोगे, ये टूट जाएगा इन दोनों इस एलिमेंट और इस मॉलिक्यूल के अंदर, और इसकी वजह से हमें कलर क्या दिखता है फिर उस टेस्ट ट्यूब में या उस जार में या फिर उस प्लेट में जिसमें आपने AgCl पहले रखा था जो वाइट कलर का था। अब हमें कलर क्या दिखेगा? सनलाइट में जब हम उसको रख देंगे ग्रे कलर, क्योंकि वो सिल्वर बन चुका है अब और क्लोरीन गैस निकल चुकी है बाहर, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देनी पड़े उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम पानी को, जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वो टूटता है हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। अच्छा, ये जो गैस है, एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये लिखा हो या ये लिखा हो, इट मीन स्टेट क्या है उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की गैसियस स्टेट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू like the content, then please like my video. Also don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much. Thank you. Bye.